हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, हम सीटेट दिसंबर 2022 के लिए एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम अपना अंतिम चैप्टर जो क्लास 6 की भूगोल का है, भारत, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी, इसे आज कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम के लिए हमारे द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो काफ़ी ऑथेंटिक है, साथ ही साथ वो एनसीईआरटी का निचोड़ है। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं मिला है तो आप यहाँ से हमारे साथ अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने क्वेश्चन सीरीज़ भी चला रखी है, अगर आपने अभी तक उसे ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से पेपर होने वाला है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ हम कुछ दिनों में सारे पेपर्स भी कराने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं, तो उसके लिए भी आप सभी तैयार हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। क्लास 6 की भूगोल का ये अंतिम चैप्टर है। बाकी के 7 चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं और इनकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। आप या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पर भी सर्च करके हमारे चैनल का नाम डाल दीजिए, आपको वहाँ पर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने अंतिम चैप्टर की, जो कि है भारत, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। ठीक है, तो भारत की किस तरीके की जलवायु है, कौन कौन सी वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, और साथ में वन्य जीव, कौन कौन से वन्य जीव हमारे यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि भारत में जलवायु और फौना और फ्लोरा की बात हम आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा मौसम। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम क्या होता है? लोग अक्सर कहते हैं कि मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। तो मौसम कैसे बदल रहा है? तो मौसम क्या होता है? मौसम होता है जो हमारे वायुमंडल में हर दिन जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम यानी कि सर्दी रहती है। मार्च से मई तक गर्मी रहती है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम यानी कि वर्षा रहती है। और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है। यहाँ इसलिए मौसम कैसा होता है? हल्का सा सर्द होता है। ठीक, तो हमें यहाँ पर 4 चीज़ें देखनी है। दिसंबर से फरवरी, चूँकि दिसंबर कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है, तो दिसंबर से लेकर के फरवरी तक हमारे क्या होती है? सर्दी होती है। फरवरी के बाद जैसे ही मार्च स्टार्ट होता है तो मार्च से मई जून तक हमारे यहाँ गर्मी होती है। और जून से लेकर सितंबर तक वर्षा का मौसम यानी कि मानसून भारत में आ चुका होता है। ठीक है, और अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक 2 महीने मौसम बीच की फेज़ में रहता है, ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। मौसम हल्का हल्का सुबह शाम ठंडा देखने को मिलता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि किस तरीके से पृथ्वी की पोजीशंस बदलती हैं, और पृथ्वी की पोजीशंस बदलने के कारण सूर्य जो है अपनी स्थिति से उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। ठीक है, और ये जब उत्तरायण और दक्षिणायन जाता है या होता है, उसकी वजह से क्या परिवर्तन आते हैं? तो उसकी वजह से धरती पर मौसम बदलते हैं। ठीक है, जो रिवॉल्यूशन होता है पृथ्वी का, रिवॉल्यूशन का मतलब है जब पृथ्वी सूर्य के आसपास ये जो चक्कर लगा रही है, इसी के कारण किस में परिवर्तन होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जब सूर्य दक्षिणायन आ जाता है उस समय भारत में सर्दी का मौसम होता है। ठीक, अगला आता है हमारा पॉइंट ग्रीष्म ऋतु। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहते हैं। ठीक है, जो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी में हवाएं कैसी होती हैं? एकदम गर्म होती हैं। और कैसी होती हैं? उनमें नमी नहीं होती है। शुष्क हवा का मतलब है ऐसी हवा जिसमें नमी कम से कम हो, उसमें वाटर वेपर्स की मात्रा बहुत कम होती है। और ये हवाएं कैसी होती हैं? बहुत गर्म होती हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? लू के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और दिए हुए हैं, जैसे हिंदी में वर्षा को वर्षा कहते हैं। ठीक है, उर्दू में से बारिश कहते हैं, मराठी में से पाउश कहते हैं, और बंगाली में से बाशा कहते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इनसे क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखना है वो क्या है? तो अगला पॉइंट है हमारा किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक है, जलवायु और मौसम में क्या परिवर्तन है? तो मौसम जो होता है वो एक दिन में
दिन प्रतिदिन होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, मौसम। ठीक है, लेकिन एक लंबे समय तक जब हम मौसमों की निगरानी करते हैं और उसके द्वारा औसत चीज़ों को निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो वही क्या बन जाती है, जलवायु। तो भारत की जो जलवायु है वो कैसे निकाली जाएगी, भारत में जो दिन प्रतिदिन मौसम रहता है उसको पहले हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। ठीक है, पूरे साल का हमने डेली का मौसम नोट किया और उसके बाद एवरेज निकाला कि किस तरीके का मौसम यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मॉनसूनी जलवायु कहा जाता है। तो भारत की जलवायु कैसी है, मॉनसूनी जलवायु है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, मॉनसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, तो मॉनसून शब्द कहाँ से आया है, अरबी भाषा से मौसम शब्द से आया है। ठीक है, मॉनसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सीटेट में शायद पूछा हुआ है, इसलिए इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। ठीक है, तो क्या होता है, भारत का जो कटिबंध है वो कौन सा है, उष्ण कटिबंध है। सारे कटिबंधों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके तुरंत उसे देख लीजिए। तो भारत कौन से कटिबंध में है, भारत उष्ण कटिबंध में है। उष्ण कटिबंध में होने के कारण क्या होता है, अधिकतर जो वर्षा होती है हमारे यहाँ वो किस मानसून के कारण हो जाती है, मानसूनी पवनों के कारण ही हमारे यहाँ वर्षा हो जाती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। यानी किसी भी स्थान की अगर हम जलवायु की बात करते हैं कि किसी प्रदेश की, किसी राज्य की, किसी देश की जलवायु कैसी है, तो किस चीज़ों पर निर्भर करती है कि वो किस कटिबंध में स्थित है, उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, ग्लोब में वो किस पोजीशन पर स्थित है, साथ ही साथ उसकी ऊंचाई कहाँ से, हम ऊंचाई कहाँ से नापते हैं, तो समुद्र तल से नापते हैं। तो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र से वो क्षेत्र कितनी दूरी पर स्थित है, और उच्चावच वहाँ पर कौन कौन सी कलाकृतियाँ या आकृतियाँ, जो प्राकृतिक आकृतियाँ होती हैं जैसे पहाड़, पर्वत, ये किस तरीके से हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं किसी भी एक जगह की जलवायु को। तो जलवायु को निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से उस स्थान की दूरी और उच्चावच। तो ये चारों चीज़ें मिलकर के क्या डिफाइन कर देती हैं कि किसी स्थान की जलवायु कैसी होगी। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान हैं, जबकि जम्मू तथा कश्मीर में द्रास तथा कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। ठीक, तो क्या है कि जैसलमेर और बीकानेर इतने ज़्यादा गर्म हैं कि आप पूछिए मत, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 50, 55, 60 तक पहुँच जाता है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल की, तो यहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो कुछ जगह भारत में ऐसी हैं जो बहुत गर्म हैं और कुछ जगह ऐसी हैं जो बहुत ठंडी हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा बहुत होती है और कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। ठीक है, तो मौसिनराम जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और ये कहाँ पर स्थित है, मेघालय में स्थित है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जो सबसे गर्म स्थान है वो जैसलमेर और बीकानेर में पड़ते हैं, ठंडे स्थान द्रास और कारगिल हैं, जबकि सबसे वर्षा वाला क्षेत्र, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, मौसिनराम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्राकृतिक वनस्पति की। तो पॉइंट है हमारा, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ऐसी वनस्पतियाँ, ऐसी घासें, ऐसे पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से निकले हुए हैं, अपने मन से निकल आए हैं। ठीक है, इनमें जो मेन रोल होता है वो किनका होता है, जानवरों का मेन रोल होता है, क्योंकि जो बीज होता है, ठीक है, जो सीड होता है, यानी कि जो सीड होता है हमारा बीज, उसको क्या कहते हैं, वो ट्रैवलर होता है। ट्रैवलर का मतलब वो कहीं भी चला जाता है, क्योंकि मान लीजिए कोई बीज है, उसको चिड़िया ने खाया और वो बहुत दूर जा कर के उसने जब उस पॉटी करी तो वो गिरा वापस, तो उसके बाद क्या होता है, फिर से वो स्कैटर होकर के एक नया पेड़ बना देता है। तो जो सीड होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, एक ट्रैवलर होते हैं, और ऐसे ट्रैवलर होते हैं जिनकी बात आप कर ही नहीं सकते, बहुत लंबा सफ़र ये ट्रैवल करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें साइबेरियन बर्ड की, तो साइबेरियन बर्ड साइबेरिया से भारत आती है, यहाँ पर कुछ खाती पीती है।
ठीक है। तो उनके बीज उनके साथ यहाँ से चले जाते हैं और साइबेरिया में जा कर के वो उन बीजों से कुछ पौधे निकलते हैं। तो इस तरीके से क्या हम देखते हैं कि जो घास, झाड़ियाँ तथा पौधे हैं जो बिना मनुष्य की सहायता से निकलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, तो जो हमारा बाघ है वो राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है? ये है लॉयन, ये बाघ नहीं है। ठीक है, बाघ को हम क्या कहते हैं? टाइगर कहते हैं। ठीक, तो बाघ हमारा, टाइगर जो है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। ये क्या है? ये एशियाई शेर है। ये जो बालों वाले शेर होते हैं, ये कौन से शेर होते हैं? एशियाई शेर होते हैं। और गुजरात का जो गिर है, गिर नेशनल पार्क और गिर जो वन है हमारे, वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, एक सींग वाले गेंडे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के जंगलों में घूमते हैं। जो एक सींग वाला जो गेंडा होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो वो पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। अब अगर एक पॉइंट और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि जो शेर होता है, अगर इनका शिकार कभी किया जाता है तो ये क्यों किए जाते हैं? तो शेर का शिकार इसकी खाल के लिए किया जाता है। जो इसकी स्किन है, स्किन के लिए इसका शिकार किया जाता है। और जो गेंडे होते हैं, गेंडे का जो शिकार किया जाता है वो उनकी सींग के लिए किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ का रण कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। जबकि ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? ऊँट पाए जाते हैं भारत के रेगिस्तान में, इसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। किसे? ऊँट को। तो ऊँट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और भारत में रेगिस्तान कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। तो ऊँट कहाँ पाए जाएंगे? राजस्थान में। ठीक है, इसके अलावा जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ और भालू कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है इसी जगह से, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, कोबरा एवं करैत सांपों के मुख्य हैं। ठीक है, सांपों में जो मुख्य प्रजातियां हैं वो कोबरा और करैत की हैं। भारत में 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जो कि हमने किस में पढ़ा है? ईवीएस में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के उसे भी तुरंत देख लीजिए। ठीक है, तो करैत और कोबरा जो कि सांपों में मुख्य हैं वो भी भारत में पाए जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है गेंडा जिसके एक सींग है। तो ये एक सींग वाला गेंडा है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, वहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरी फोटो आप देख रहे हैं, ये नाग है जो कि सांपों की प्रजातियों में से एक है। ये जो आप बर्ड देख रहे हैं, ये वर्ड कौन सी है? तो ये है फ्लेमिंगो वर्ड। ठीक है, तो ये वर्ड जो होती हैं ये भी कैसी हैं? ये सीजनल वर्ड हैं जो कभी कभी आती हैं भारत में। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो अगला पॉइंट है जो हमारा वो है प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी जैसे कि पिटेल बतख, कलुई, फ्लेमिंगो, लिटिल स्टंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूँकि जो ये लिटिल स्टंट बर्ड है ये कितने ग्राम की होती है? एक तो ये 15 ग्राम की होती है और ये 8000 किलोमीटर की दूरी करके भारत आती है। यानी आर्कटिक से ये कहाँ आती है? भारत आती है। तो 8000 किलोमीटर का सफ़र ये पूरा करके भारत आती है। ठीक है, तो हमें ये जो प्रवासी पक्षी हैं इनका सम्मान भी करना चाहिए। और जो पक्षी हैं हमारे, उनको भी हमें समय समय पर पानी देते रहना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत सारी समस्याएं पक्षियों के साथ में होती हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें गर्मी के मौसम में पानी नहीं मिलता, बीज नहीं मिलते खाने के लिए। तो आप सभी से भी ये अनुरोध है मेरा कि गर्मी के मौसम में आप पानी और बीज जो भी आपके पास हैं, जैसे गेहूँ, चावल, तो वो भी आप पक्षियों के लिए रखा करें। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो सप्ताह मनाए जाते हैं ये किस लिए मनाए जाते हैं? ये सम्मान के रूप में और प्रतीकों के रूप में मनाए जाते हैं, ताकि हम अपनी जो ये वन्य जीव संपदा है उसको भूल ना जाएं। ठीक है, इसलिए ये सारे सप्ताह जो है वो मनाए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइबेरियन सारस साइबेरिया में दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। यह प्रवासी पक्षी होते हैं। तो जो साइबेरियन क्रेन है हमारी, वो कब आती है? दिसंबर में आती है। कहाँ से आती है? साइबेरिया से आती है। और यहाँ पर आकर के ये मार्च तक रुकते हैं और उसके बाद वापस साइबेरिया चले जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
आप सभी से अनुरोध है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे कनेक्ट हो सकें और सभी को लाभ प्राप्त हो सके। और आप सभी से अनुरोध है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, क्योंकि आपको PDF सारी वहीं पर प्राप्त होंगी और जो भी जानकारी होती है हम वो सारी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करते हैं। ठीक है। और कम्युनिटी पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि कम्युनिटी पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस पोल के माध्यम से डालते हैं, तो आप वहाँ पर भी जा कर के उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ में ही हमारी क्वेश्चन सीरीज़ भी चल रही है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है।